Hello everyone and welcome back to our channel. Today we will discuss Yeats's Leda and the Swan, एक ऐसी पोएम जो ग्रीक माइथोलॉजी और हिस्ट्री को एक साथ जोड़ती है सिर्फ 14 लाइंस में। लीडा एंड द स्वान सोनेट के फॉर्म में लिखी हुई है यूजिंग अ लूज आयम्बिक पेंटामीटर। ये 14 लाइंस एक 8 लाइन के ऑक्टेव और 6 लाइन के सेस्टेट में डिवाइडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा लाइंस 1 to 4। पोएम शुरू होती है एक सडन वायलेंट इमेज से, अ ग्रेट स्वान अटैकिंग अ गर्ल। ये स्वान एक्चुअली ज़्यूस है जो अपना डिवाइन फॉर्म छोड़कर बर्ड का रूप ले लेता है। यहाँ यीट्स बहुत फिजिकल और ग्राफिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। गर्ल की थाइस पर विंग्स का टच, उसकी नेक या नेप स्वान के बीक में पकड़ी हुई और उसका चेस्ट स्वान के चेस्ट से दबाया हुआ। इस स्टैंजा में कोई वार्निंग नहीं है, कोई बिल्डअप नहीं है, बस एक सडन अटैक जैसे एक ब्लो की तरह। यही यीट्स का स्टाइल है, रीडर को भी उतना ही शॉक देना जितना लीडा को हुआ था। दूसरा स्टैंजा लाइन 5 to 8। अब यीट्स जूम करते हैं लीडा के पर्सपेक्टिव पर। उसकी टेरिफाइड फिंगर्स ट्राई करती हैं रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन वो हेल्पलेस हैं। स्वान की पावर के आगे उसकी कोई ताकत नहीं चलती। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यीट्स पूछते हैं कि क्या लीडा की बॉडी भी इस डिवाइन स्ट्रेंज हार्ट बीट को महसूस कर रही है जो उसके अगेंस्ट धड़क रही है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ह्यूमन और डिवाइन का मिक्सचर शो होता है, मॉर्टल बॉडी के अंदर एक इमॉर्टल एलियन फोर्स। तीसरा सेक्शन लाइन्स 1 to 11। यहाँ पोएम का कंप्लीट टोन बदल जाता है। फिजिकल असॉल्ट से हम जंप करते हैं हिस्ट्री में। एक सिंगल मोमेंट, अ शडर इन द लॉइंस से सीधे कनेक्ट होता है ट्रॉय की तबाही से। ब्रोकन वॉल, बर्निंग रूफ एंड टावर और एगेमेम्नॉन की डेथ, ये एक बहुत फेमस माइथोलॉजिकल चेन है। लीडा और ज़्यूस के यूनियन से हेलेन पैदा होती है और हेलेन ही ट्रोजन वॉर का रीज़न बनती है। उसके बाद एगेमेम्नॉन जो ग्रीक कमांडर थे अपनी वाइफ के हाथों मरते हैं, एक और ट्रेजेडी जो इसी चेन से जुड़ी हुई है। सिर्फ 3 लाइंस में यीट्स पूरी ग्रीक हिस्ट्री का कोलैप्स दिखाते हैं। आखिरी स्टैंजा लाइंस 12 to 14। पोएम ख़त्म होती है एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन के साथ। यीट्स पूछते हैं, जब लीडा इस ब्रूटल डिवाइन पावर से मास्टर्ड हो गई तो क्या उसने ज़्यूस की नॉलेज और पावर भी कुछ हद तक अब्जॉर्ब कर ली बिफोर स्वान ने उसे इंडिफरेंटली छोड़ दिया। ये एम्बिग्यूअस एंडिंग है, कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। रीडर को खुद सोचना पड़ता है कि क्या इस वायलेंट मोमेंट से कुछ पॉजिटिव भी निकला या सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन था। नोटिस कीजिए कि पोएम का लास्ट वर्ड है ड्रॉप, जैसे लीडा को सिर्फ यूज़ करके फेंक दिया गया हो एक ऑब्जेक्ट की तरह। ये वर्ड चॉइस बहुत डिलिबरेट है। ज़्यूस का कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिखता और इंडिफरेंट वर्ड से ये क्लियर एस्टैब्लिश होता है कि डिवाइन पावर के लिए ये एक कैजुअल मीनिंगलेस एक्ट था, जबकि लीडा के लिए और पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के लिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस सेंचुरीज तक चलते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट गॉड की इंडिफरेंस वर्सेस इंसान की तकदीर पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पोएम का सबसे पावरफुल आयरनी है। ग्रामेटिकली भी देखें तो पूरी सोनेट एक्चुअली सिर्फ एक ही लॉन्ग ब्रेथलेस सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरह फ्लो करती है, जिसमें क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेशंस मिक्स होते हैं। ये टेक्निक रीडर को भी वो ही अर्जेंसी और कन्फ्यूजन महसूस करवाती है जो लीडा ने महसूस करी होगी। एक सडन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जिसमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। चलिए अब डिस्कस करते हैं इस पोएम की कुछ मेजर थीम्स। पहला है वायलेंस और पावर। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस थीम है पावर का ब्रूटल अनइक्वल मिसयूज। ज़्यूस एक गॉड है, लीडा एक मॉर्टल। ये पावर डायनामिक कंप्लीटली वन साइडेड है। यीट्स यहाँ डिवाइन पावर को रोमांटिसाइज नहीं करते बल्कि उसकी रॉनेस दिखाते हैं। सेकेंड, हिस्ट्री और फेट का साइकिल। पोएम सिर्फ एक पर्सनल इंसिडेंट नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल ट्रिगर है। एक सिंगल एक्ट से पूरा ट्रोजन वॉर चेन रिएक्शन की तरह शुरू होता है। यीट्स यहाँ ये दिखाते हैं कि हिस्ट्री कैसे छोटे वायलेंट मोमेंट से शेप होती है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। थर्ड, ह्यूमन और डिवाइन का मिलना, यूनियन ऑफ मॉर्टल एंड इमॉर्टल। ये थीम बहुत लेयर्ड है। जब मॉर्टल और डिवाइन मिलते हैं तो रिजल्ट डिस्ट्रक्टिव भी होता है और ट्रांसफॉर्मेटिव भी। ये सिर्फ एक मिथ नहीं बल्कि यीट्स की अपनी फिलॉसफी का हिस्सा है। उनका बिलीफ था कि हिस्ट्री जायज़ यानी साइकिल्स में चलती है और नए एराज पुराने एराज को वायलेंटली रिप्लेस करते हैं। ये पोएम उनके अ विजन वाले आइडिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहां वो बिलीव करते थे कि हर 2000 ईयर्स में एक नया सिविलाइजेशनल साइकिल शुरू होता है, ऑफ्टन एक वायलेंट सुपरनैचुरल इवेंट के थ्रू। फोर्थ, नॉलेज वर्सेस पावर। आखिरी लाइंस में ये क्वेश्चन उठता है, क्या सफरिंग या वायलेंट एक्सपीरियंस से कोई इंसाइट भी मिलती है। ये कॉम्प्लेक्स अनरिजॉल्व्ड थीम है जो रीडर को सोचने पर मजबूर करती है। फिफ्थ, साइलेंस और वॉइसलेसनेस। पोएम में लीडा की अपनी वॉइस कभी नहीं सुनाई देती। पूरा इंसिडेंट थर्ड पर्सन में डिस्क्राइब होता है और उसके फिंगर्स टेरिफाइड हैं लेकिन उसकी आवाज़ कहीं नहीं है। कई मॉडर्न क्रिटिक्स इस साइलेंस को भी इम्पोर्टेंट मानते हैं।
एक विक्टिम की पर्सपेक्टिव जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए दबी रह गई। थीम 6 पॉलिटिकल एलेगरी। कई क्रिटिक्स इस पोएम को सिर्फ माइथोलॉजी तक लिमिटेड नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग ये एक पॉलिटिकल एलेगरी भी हो सकती है। यीट्स अपने टाइम में आयरिश पॉलिटिक्स में डीपली इन्वॉल्व थे और उन्होंने खुद कई बार लिखा है कि उन्हें मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर भी एक नया वायलेंट एनंसिएशन आने वाला लगता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लीडा के साथ हुआ था। कुछ स्कॉलर्स इस पोएम को वर्ल्ड वॉर और उसके बाद के पॉलिटिकल अपहीवल से भी कनेक्ट करते हैं, जहाँ पुराने वर्ल्ड ऑर्डर वायलेंटली कोलैप्स हो रहे थे। अब डिस्कस करते हैं ऑथर W.B. यीट्स के बारे में। विलियम बटलर यीट्स एक आयरिश पोएट थे जिनका जन्म 1865 में डबलिन में हुआ था। वो 20th सेंचुरी के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्स में से एक माने जाते हैं और 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला। यीट्स सिर्फ एक पोएट नहीं थे, वो आयरिश नेशनलिज्म, मिस्टिसिज्म और ऑकल्ट में भी डीपली इंटरेस्टेड थे। उन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया और एबी थिएटर जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने में हेल्प किया। यीट्स ने अपनी लेटर लाइफ में आयरिश सेनेट में भी काम किया। यीट्स की पर्सनल लाइफ भी उनकी पोइट्री में डीपली रिफ्लेक्ट होती है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी मॉड गॉन नाम की एक आयरिश रेवोल्यूशनरी से प्यार करते रहे, जिन्होंने उनके प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट किया। इस अनफुलफिल्ड लव का असर उनकी बहुत सारी पोएम्स में दिखता है। 1939 में फ्रांस में उनका देहांत हो गया। यीट्स की पोएट्री जनरली दो फेजेस में डिवाइड की जाती है, अर्ली रोमांटिक ड्रीमी केल्टिक पोएट्री और बाद की मॉडर्निस्ट शार्प और पॉलिटिकली चार्ज्ड पोएट्री। लीडा एंड द स्वॉन 1923 में लिखी गई थी, जब यीट्स अपने मैच्योर फेज में थे, जब उनकी पोएट्री ज्यादा सिंबॉलिक, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल हो गई थी। इस टाइम तक यीट्स अपनी अ विजन थ्योरी भी डेवलप कर चुके थे, जिसमें वो बिलीव करते थे कि हिस्ट्री प्रिडिक्टेबल साइकिल्स में चलती है और हर नया साइकिल एक वायलेंट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट से शुरू होता है, बिल्कुल जैसे लीडा का इंसिडेंट ग्रीक सिविलाइजेशन के एक नए फेज को ट्रिगर करता है। उनकी पोएट्री आज भी इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस का सेंट्रल हिस्सा है, स्पेशली उनकी लेटर पोएम्स जैसे द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम और लीडा एंड द स्वॉन, जो सब एक ही फिलोसॉफिकल विजन, हिस्ट्री के साइक्लिकल और वायलेंट नेचर को एक्सप्लोर करती है। अब डिस्कस करते हैं फॉर्म और जॉनरा के बारे में। लीडा एंड द स्वॉन एक सोनेट है, ट्रेडिशनली 14 लाइंस की पोएम जो लव या इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस डिस्कस करने के लिए यूज की जाती है। लेकिन यीट्स यहाँ इस ट्रेडिशनल फॉर्म को सबवर्ट करते हैं। सोनेट जो नॉर्मली रोमांटिक लव के लिए यूज होती है, उसे यूज करके वो एक वायलेंट डिस्टर्बिंग माइथोलॉजिकल इवेंट डिस्क्राइब करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पोएम रफली एक मॉडिफाइड पेट्रार्कन सोनेट की तरह चलता है। पहला ऑक्टेव से 8 लाइन्स इवेंट को डिस्क्राइब करता है और बाद का सेस्टेट 6 लाइन्स उसके कॉन्सिक्वेंस और मीनिंग एक्सप्लोर करता है। लेकिन यीट्स स्ट्रिक्ट राइम स्कीम फॉलो नहीं करते। उनका राइम थोड़ा लूज और इरेगुलर है, जो पोएम की केओटिक वायलेंट एनर्जी को मैच करता है। जॉनरा की बात करें तो ये एक माइथोलॉजिकल नैरेटिव पोएम है जो ग्रीक माइथोलॉजी से अपना सब्जेक्ट लेता है, लेकिन उसे मॉडर्न सिंबॉलिक मीनिंग देता है। ये यीट्स के ऑकल्ट और हिस्टोरिकल साइकिल वाले फिलोसॉफिकल आइडियाज़ का भी एक पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है। लैंग्वेज बहुत विविड और सेंसरी है, फिजिकल डिटेल्स सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, जबकि लास्ट लाइंस एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल हो जाते हैं। मीटर की बात करें तो यीट्स मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ करते हैं, जो सोनेट फॉर्म का ट्रेडिशनल मीटर है, लेकिन बहुत जगह वो इसे ब्रेक भी करते हैं, स्पेशली जब पोएम का टेंशन हाई हो जाता है। ये इरेगुलरिटी इंटेंशनल है। जब कंटेंट कियोटिक होता है तो मीटर भी थोड़ा कियोटिक हो जाता है, जिससे फॉर्म और कंटेंट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टेक्निक है इंजैबमेंट का यूज़, मतलब एक लाइन का थॉट सीधा नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता है बिना किसी पॉज के। इससे पोएम में एक कंटिन्यूअस रशिंग मोमेंटम बनता है जो अटैक की सडननेस और स्पीड को मैच करता है। पंक्चुएशन भी बहुत फ्रैगमेंटेड है, डैशेस, क्वेश्चंस, एक्सक्लेमेशंस, जो एक ब्रेथलेस अर्जेंट टोन क्रिएट करता है। ओवरऑल ये पोएम सिर्फ एक मिथ का रिटेलिंग नहीं है, ये यीट्स का अपना विजन है कि कैसे वायलेंस, पावर और हिस्ट्री हमेशा एक दूसरे से जुड़ा होता है। ये कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इतना डेंस है कि जनरेशन से स्कॉलर्स और रीडर्स इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, और यही एक छोटी सी सोनेट की सबसे बड़ी ताकत है, इतने कम वर्ड्स में इतना बड़ा कैनवस कवर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।